हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन सुन सकते हैं। सुनने के पश्चात आप उसको टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। अब एक एक शब्द को चेक करने में अपना समय खराब ना करें, बर्बाद ना करें। हमारी वेबसाइट पर किसी भी गति पर डिक्टेशन सुनिएगा और उसको टाइप करके अपनी गलतियाँ देखिएगा। सभी करने के लिए तैयार रहें। 140 शब्द प्रति मिनट की गति पर फर्स्ट डिक्टेशन है। रेडी। कल्पना व्यक्ति को ईश्वर की ओर से मिली सबसे बड़ी पूंजी है। यही कल्पना कई बार जीवन में अनुत्तरित लगने वाले प्रश्नों के उत्तर भी सहज रूप से सामने रख देती है। अश्वत्थामा और इंद्र जैसे उपन्यास लिख चुके लेखक ने इस बार कल्कि 10वें अवतार का उदय नाम से पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने धर्म और विज्ञान के तार जोड़े हैं। उनके बेटे अत्रि गर्ग ने भी इसका सहलेखन किया है। किताब में एक परिवार की दो अलग अलग पीढ़ी से भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की मुलाकात के माध्यम से कहानी को गढ़ा गया है। किताब के पहले हिस्से में कल्कि की मुलाकात एक किरदार से होती है, जहां प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी को वह मनुष्य को उसकी गलतियों की सजा देने के लिए ईश्वर का प्रकोप बताते हैं। कुछ दशक बाद कल्कि फिर उस व्यक्ति के पोते से मिलते हैं और 2020 में फैली महामारी म्यूविड 20 पर चर्चा करते हैं। यह किताब मनुष्य द्वारा प्रकृति के अत्यधिक दोहन और विकास के नाम पर हो रहे विनाश की गाथा कहती है। यह बताती है कि पृथ्वी पर मनुष्य एकमात्र जीव नहीं है, बल्कि अन्य अनगिनत जीवों का भी इस पर मनुष्य जितना ही अधिकार है, जबकि मनुष्य लगातार सभी के अधिकारों में दखल देता आया है। पहली नज़र में यह किताब अपना सब किया धरा भगवान पर थोप देने के विचार से प्रेरित होने का आभास देती है। हालांकि जब मानव जाति द्वारा प्रकृति के बेहताशा दोहन पर नज़र पड़ती है तो सहसा यह मानने को भी मन करता है कि शायद प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां भी कहीं न कहीं धरती पर संतुलन बनाने की प्रकृति की प्रक्रिया का ही अंग है। कुल मिलाकर यह किताब पाठक को रोमांचित करती है और दुनिया में फैली महामारी को देखने की एक अलग दृष्टि भी देती है। अंग्रेजी के चर्चित लेखक सुदीप चक्रवर्ती का इतिहास लेखन गंभीरता से लिया जाता है। उनकी नवीनतम प्लासी द बैटल दैट चेंज्ड द फोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इस अर्थ में पठनीय है कि प्लासी के ऐतिहासिक युद्ध को लेकर भारत में ब्रितानी हुकूमत के आवागमन और प्रभावों का दिलचस्प ब्यौरा पूरे रंग में यहाँ मौजूद है। यह किताब एक हद तक इस पूरे प्रसंग के हवाले से एक कॉनिकल भी है, जिसे पढ़कर आप समृद्ध ही नहीं होते बल्कि कुछ ऐसे प्रमाणिक तथ्यों से भी परिचित होते हैं जो शायद इतिहास की पढ़ाई के बाद भी आंखों से ओझल रहती है। चक्रवर्ती अपनी भूमिका में लिखते हैं कि प्लासी का कथानक दो ऐसे किरदारों के बीच फंसा हुआ है जहां महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, राजनीति और मुनाफा एक साथ पल रहे हैं। यह एक तरीके का रियलिटी शो भी था जिसे व्यापक स्तर पर भारत में मौजूद विपुल खजाने और सिंहासन पाने के खेल को साधने की कोशिश की। प्लासी केवल एक युद्ध भर नहीं था, उससे परे बहुत कुछ था, क्योंकि यह अपने शुरू होने के बाद कुछ ही घंटों में समाप्त भी हो गया। इतिहासकारों के रूप में कहीं न कहीं लेखक ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि इस युद्ध या विगत में हुई सामाजिक राजनीतिक बदलाव की किसी घटना से कई पहलू होते हैं। उन्हें समग्रता से देखने की कोशिश ही उस घटना को एक बड़ी तारीख या कहानी में बदलती है। प्लासी के युद्ध को उस दौर में जितना राजनीतिक संदर्भों में देखने की जरूरत है, उतना ही उसे कूटनीतिक स्तर पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आकलन करने की आवश्यकता भी। इसे समझने के लिए लेखक ने जिन विद्वानों के कामों को आधार बनाया है उनमें जॉर्ज ब्रूस माल्सन, जॉन के, क्रिस्टोफर बेली,
नीरज सी चौधरी, विलियम कैम्बेडिश बॉन्टिंग, जॉर्ज क्लार्क मॉर्समैन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अबुल कलाम, मोहम्मद जकारिया जैसे इतिहासकार मौजूद हैं जिन्होंने भारत की इस लड़ाई को अपनी दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। चक्रवर्ती ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच के युद्ध को दो लोगों के बीच हुए आपसी सैन्य अभियान से अलग छल, भितरघात और लालच का ऐसा जघन्य कर्म मानते हैं जिसने आने वाले लगभग 1.5 शताब्दी तक भारत का इतिहास बदलकर रख दिया। यहाँ की सामाजिक संरचना को आघात पहुँचाते हुए भारत में ब्रिटिशों के आगमन, उनकी छल छद्म से सत्ता पाने के कृत्यों और मसाले, सिल्क व अन्य चीज़ों के व्यापार के बहलावे में छुपे हुए भारत को उपनिवेश बनाने के काम की राह प्रशस्त की थी। यह किताब कुछ दिलचस्प किरदारों का भी ऐतिहासिक वृत्तांत समेटे हुए है, जिसमें सिराजुद्दौला की सेना का वफादार सिपाही मीर मदन जगत सेठ, जो मुर्शिदाबाद का एक बड़ा साहूकार था और बंगाल के टकसाल को नियंत्रित करता था, प्लासी युद्ध की जमीन बनाने वाला एक षड्यंत्रकारी मीर जाफर, एक दूसरा विश्वासघाती जो अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला खां दोनों की ही सेनाओं में बड़े ओहदे पर था। उनकी भूमिकाओं को एक औपन्यासिक कथा की तरह पढ़ना रोमांचक अनुभव है। इस पूरे प्रकरण में घसीटी बेगम का किरदार भी दिलचस्प ढंग से उभरा है, जो अलीवर्दी खां की पुत्री और रिश्ते में सिराजुद्दौला की मौसी थी। उनके साथ के प्रसंग और इतिहास में उनकी दुर्वी संधियों की भी पैनी निगाह से टटोला गया है, जो ऐतिहासिक आख्यान को मानवीय दुर्बलताओं से भरे हुए एक प्रामाणिक दस्तावेज में बदलता है। यह अकारण नहीं है कि इतिहास में हुई ऐसी तमाम गलतियों में प्लासी का युद्ध अभिशाप की तरह रहा, जो ब्रिटिश लोगों की क्रूरता, उनके दमनकारी नीति और आक्रामक ढंग से ईस्ट इंडिया कंपनी को तिजारत के बहाने शासन करने की बेलगाम अंकुश के रूप में स्थापित करता है। 3 अध्यायों में विभक्त इस दस्तावेज की खूबसूरती इस बात में भी निहित है कि तथ्यों और सूचनाओं को बटोरने के क्रम में लेखक ने ब्रिटिश राज के दस्तावेजों, गजेटरियों, चिट्ठियों, संस्मरणों और अन्य स्रोतों से पाठ्य सामग्री एकत्र की है। इसे लिखते हुए वे किताब को इतिहास की बोझिल डायरी नहीं बनाते, बल्कि सहज ढंग से चौकन्ने बने हुए इतिहास में छुपी हुई परतों को उभारने की कोशिश करते हैं। इस काम को समझने के लिए इस दौर में और उस पूरी परंपरा पर जितने मिनिएचर और तैलचित्र बने हैं, उनका समावेश भी किताब के संदर्भ की तरह किया गया है। यह रोचक है कि इस पूरे घटनाक्रम को एक विजुअल इम्पैक्ट देता है, जिसे नैरेटिव में मौजूद तनाव और नाटकीयता दोनों ही उजागर होते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ष 1760 में फ्रांसिस हेमन द्वारा बनाए ऑयल ऑन कैनवस देखिए, जिसमें प्लासी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की मीटिंग दर्शाई गई है। एक दूसरे तैलचित्र में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके अनुसार बंगाल की दीवानी कंपनी बहादुर को सौंपी जाती है। ऐसे शोधपरक कृतियों का हिंदी में इंतजार है, जिससे व्यापक हिंदी पट्टी के पाठक भी लाभान्वित हो सकें। धर्मशास्त्रों में वर्णित स्वर्ग नरक सभी को रोमांचित करते हैं, पर आज तक किसी ने नहीं देखा है। चाहे ये अन्यत्र भले ही हों, पर इस धरती पर अवश्य हैं। दुनिया का हर व्यक्ति इसका अनुभव करता है, पर समझता नहीं। यहीं स्वर्ग जैसे सुख हैं और नरक जैसे दुख भी। जिस समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारा है, वहीं स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ सुख समृद्धि है। इसके विपरीत जहाँ इनका अभाव है, वहीं नरक है, क्योंकि वहाँ हिंसा, घृणा, द्वेष और अशांति के सिवा कुछ नहीं होता। स्वर्ग और नरक की परिभाषा भी यही है। यह पूर्णतः मनुष्य पर निर्भर है कि वह किसकी स्थापना करना चाहता है। इसके लिए अन्य कोई कारक जिम्मेदार नहीं है। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आत्मकल्याण चाहने वाले पुरुष को इनका परित्याग कर देना चाहिए। जो इनके बसीभूत होकर जीते हैं, उन्हें न कभी सुख मिलता है, न शांति। मानस के सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास
भी रावण रावण से विभीषण के माध्यम से यही कहते हैं, हे नाथ, काम, क्रोध, लोभ और मोह नरक के पंथ हैं, इनका परित्याग कर दीजिए। पर वह नहीं माना। परिणाम किसी से छुपा नहीं। वस्तुतः संसार में होने वाले सभी अपराधों के मूल में यही है जो दुनिया को नरक बनाते हैं। काम से तात्पर्य केवल काम वासना से न होकर मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली समस्त इच्छाओं से है, जिनकी पूर्ति में वह सदा प्रयत्नशील रहता है। इस दृष्टि से काम मानव जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, पर अनैतिक कामनाएं मनुष्य के लिए नरक के द्वार खोल देती हैं। यथार्थ केवल दुख और शांति को जन्म देती हैं। इसी प्रकार क्रोध और लाभ भी अनर्थ के मूल हैं। ये भी सदा पारिवारिक एवं सामाजिक अशांति का कारण बनते हैं। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर इसको जाकर टाइप कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप एक एक शब्द को अगर टाइप करते हैं, उसमें अपनी गलतियाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद होता है, काफ़ी समय आपका जाता है। तो आप वेबसाइट पर आइए, उसको टाइप करिए। टाइप करने के बाद में आप जैसे ही एंटर मारते हैं, आपकी कॉपियों का जो आपने टाइप किया है कॉपी में देखकर अपनी, उसका आपका रिजल्ट आपको एरर के बेस पर, त्रुटियों के आधार पर मिल जाता है। चलिए